टिहरी डूबण लग्यो छा बेटा डमके खातिर। नरेंद्र सिंह नेगी जी के इस गीत को सुनते ही इतिहास के पन्नों में खोई पुरानी टिहरी की मार्मिक यादें ताज़ा हो जाती हैं। आज के डेली नॉलेज सीरीज़ के कार्यक्रम में जानेंगे पुरानी टिहरी को अपनी जलाशय में समाहित करने वाली टिहरी परियोजना के विषय में। भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर स्थित इस बहुउद्देशीय परियोजना के तहत 260.5 मीटर ऊंचे बांध का निर्माण किया गया है, जो कि एशिया का सबसे ऊंचा और दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा बांध है। इस परियोजना की विशालता के कारण इसे राष्ट्र के गांव की संज्ञा दी गई है। केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की इस संयुक्त परियोजना को 1972 में योजना आयोग ने अपनी स्वीकृति प्रदान की और 1978 में उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा इसके निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ, किंतु कार्य की धीमी प्रगति के कारण 1988 में केंद्र सरकार ने इसके निर्माण की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली और THDC यानी टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कर इसके निर्माण का कार्य निगम को सौंप दिया। 2400 मेगावाट के विद्युत उत्पादन क्षमता वाली इस परियोजना में 2 चरण हैं। प्रथम चरण में 1000 मेगावाट की टिहरी बांध एवं जल विद्युत परियोजना है, जबकि द्वितीय में 1000 मेगावाट की टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट तथा 400 मेगावाट की कोटेश्वर बांध एवं जल विद्युत परियोजना सम्मिलित है। 42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत इसके जलाशय का नाम स्वामी रामतीर्थ सागर है, जिसकी कुल जल धारण क्षमता 354 करोड़ घन मीटर है। अब बात कर लेते हैं टिहरी परियोजना से होने वाले लाभों की। इस परियोजना से लगभग 2400 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होगा। इसके साथ ही लगभग 6.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश के लोगों को पेयजल की उपलब्धता होगी। उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में बाढ़ में कमी आएगी। स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। देश को प्रतिवर्ष लगभग 2000 करोड़ रुपए का लाभ होगा तथा उत्तराखंड को रॉयल्टी के रूप में कुल उत्पादन का 12% बिजली मुफ्त में उपलब्ध होगी। गढ़वाल क्षेत्र में पर्यटन, यातायात, विकास तथा मछली पालन एवं वनीकरण में बढ़ोतरी होगी। अपने निर्माण के प्रारंभ से ही टिहरी परियोजना का विरोध होता रहा है। टिहरी शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों के अस्तित्व मिटने और परिणाम स्वरूप लोगों के विस्थापित होने के कारण यह परियोजना चर्चा में रही तथा विभिन्न भूगर्भिक एवं पर्यावरणीय कार्यों से भी इस परियोजना का शुरू से ही विरोध होता रहा है। बांध के विरोध में सबसे पहले आवाज़ उठाई कमलेंदुमती शाह ने। इसके पश्चात 1978 में टिहरी में विद्यासागर नौटियाल की अध्यक्षता में बांध विरोधी समिति का गठन किया गया। इस समिति में सुंदरलाल बहुगुणा और वीरेंद्र सकलानी भी सम्मिलित थे। 1991 में बहुगुणा के नेतृत्व में ही समिति ने धरना देकर 76 दिनों तक बांध के निर्माण के कार्य को रोके रखा था। भौगोलिक दृष्टिकोण से इस क्षेत्र के नवीन होने के कारण यहाँ बार बार भूकंप आने का खतरा रहता है। यदि रिक्टर स्केल पर बड़ा भूकंप आया तो सिर्फ इसी क्षेत्र के डूबने या बर्बाद होने का खतरा नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव पूरे उत्तर भारत पर होगा। टिहरी बांध 7.5 किलोमीटर गहराई में स्थित खतरनाक भूकंप अधिकेंद्रीय क्षेत्र महार टियर फास्ट के ऊपर स्थित है। जलाशय के निर्माण से भूगर्भ में सक्रियता आ जाने से भी भूकंप आ सकते हैं। इससे मछलियों व कई वनस्पतियों तथा जीवों पर इस निर्माण का घातक प्रभाव पड़ेगा। कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि अपवाह क्षेत्र में उच्च अपरदन के कारण जलाशय में गाद जमाव में तेजी आएगी, जिससे एक तरफ जहां जलाशय की आयु मात्र 60 वर्ष होगी, वहीं दूसरी ओर इस क्षेत्र में भूगर्भिक एवं पर्यावरणीय संरचना पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। हालांकि तमाम विरोधों के बावजूद बांध का निर्माण नहीं रुका और दिसंबर 2002 तक स्वामी रामतीर्थ की तपस्थली तथा सुंदरलाल बहुगुणा के चिपको एवं बांध विरोधी आंदोलन का केंद्र रहा टिहरी शहर जल में डूब गया। टिहरी बांध के बारे में इस चर्चा के बाद अब एक प्रश्न आप लोगों के लिए। क्या आप जानते हैं कि टिहरी बांध का डिज़ाइन किसने बनाया था? यदि हाँ, तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे डेली नॉलेज सीरीज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।